Okay, so what we are going to start? Waves. क्या होती है waves? Tell me what is wave? What is simple transportation of energy? है? Transportation of energy. क्या होती है? सिंपल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी। कितनी तरह की वेव होती है हमने जो देखा है इस तक। एनर्जी वेव जैसे कि हम बात करें, लाइट वेव हो गई, साउंड वेव और रिपल वेव्स जो कहाँ बनती है, सरफेस पे बनती है। तो बहुत सारी वेव्स हैं, इनफाइनाइट वेव्स हैं हम लोगों के पास अगर हम ढंग से सोचें। तो बात किसकी कर रहे हैं हम? वेव्स की बात कर रहे हैं। वेव्स में क्या होता है? सिंपल एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होता है। एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होता है। क्लियर? अब हम बात करने जा रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि मैं बात करूं, हम यहाँ पे बैठे हैं रूम के अंदर, रूम को परफेक्टली वैक्यूम बना दें। क्या बना दें? वैक्यूम। तो सुन पाओगे या देख पाओगे या दोनों? सॉरी, बोलो। सिर्फ देख पाएंगे, सुन क्यों नहीं पाएंगे? बोलो बोलो, सुन क्यों नहीं पाएंगे हम? क्योंकि कुछ हमारी जो वेव्स हैं वो भी डिफरेंट ऑफ टाइप्स की है। कुछ हमारी मैकेनिकल वेव्स होती हैं, कुछ हमारी नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं। मैकेनिकल वेव्स वो आर दोस फॉर विच मीडियम इज रिक्वायर्ड। मीडियम में क्या होता है? मीडियम में क्या होता है? इनर्शिया होता है। मीडियम में क्या होता है? इनर्शिया होता है, इलास्टिसिटी होती है। उसकी वजह से अब पार्टिकल जो होता है, मीडियम का पार्टिकल, वो अपने पॉइंट पे क्या करता है? टू एंड फ्रो मोशन करता है, एसएचएम मोशन करता है। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह की वेव्स होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होगी मैकेनिकल वेव्स और एक होगी हमारी नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स में कौन सी आती है आपकी? जैसे लाइट वेव्स होगी। लाइट वेव्स कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सारी कौन सी है? जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं सब कैसी हमारी? नॉन मैकेनिकल वेव्स। अगर हम देखें जो लाइट्स, सन लाइट्स जो आती हैं हम लोगों तक, तो उसके बीच में सन के और हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। एटमॉस्फेयर कहाँ से स्टार्ट होता है? 8 से 10-12 किलोमीटर मान लो। समझ आ रही है? एटमॉस्फेयर जो है हमारा कहाँ से कहाँ तक सराउंडिंग? 8 to 12 किलोमीटर। और जबकि उसके आगे तो डिस्टेंस कितना है? लाइट ईयर्स के बराबर डिस्टेंस है। तो अगर हम बात करते हैं जो लाइट आती है तो वो तो वैक्यूम से मूव करके आती है। कौन सी लाइट्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आती है हमारी, वो किससे मूव करके आती है? फ्रॉम दी वैक्यूम। तो इसका मतलब हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स है, और हमारे पास साउंड वेव्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स है। तो हम दो तरह से इसको डिवाइड कर रहे हैं। हम वेव्स में बात करेंगे, दो तरह की वेव्स होगी हमारे पास। कौन कौन सी? एक होगी आपकी मैकेनिकल वेव्स और एक हो गई आपकी नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स, इनके लिए क्या चाहिए? तो है नॉन मैकेनिकल वेव्स के लिए मीडियम इज नॉट नेसेसरी, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। कौन सी अगर एग्जांपल दो तो सब कौन सी वेव्स हो जाएंगी? सारी ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉन मैकेनिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कौन कौन सी होती है आपको मालूम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मालूम है आपको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कैसे याद करते हैं बताया था मैंने आप लोगों को। क्या करते हैं? रेडियो को किस में डालते हैं उठाकर? रेडियो को उठा के किस में डालते हैं? माइक्रोवेव के अंदर। रेडियो को उठा के किस में डालते हैं? माइक्रोवेव के अंदर। कैसा दिखता है? लाल दिखता है, इंफ्रारेड दिखता है, विजिबल, और उसके बाद यूवी एक्स वाई जेड। यूवी एक्स वाई जेड का मतलब अल्ट्रा एक्सरेज एंड वॉयलेट। कहाँ? वॉयलेट तो यहाँ आ गई ना विजिबल। यूवी एक्स वाई जेड का मतलब थोड़ी यूवी एक्स वाई जेड पुराना तो अल्ट्रा वायलेट ही है। पुराना कौन सा? अच्छा, अल्ट्रा। ओके, वॉयलेट कहाँ आ गया? ओके, ठीक है ठीक है। और एक्स का मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे। फिर कौन आती है आपकी? सॉरी, जेड, वाई जेड का मतलब कौन नहीं, फिर कौन आती है आपकी? एक्सरेज एंड गामा रेज। तो ये पूरा क्या स्पेक्ट्रम है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव्स का, याद रखेंगे इस तरह से। रेडियो को उठा के किस में डाल दो, माइक्रो ओवन में डाल दो, लाल दिखेगा, इंफ्रारेड विजिबल, मतलब लाल दिखेगा। फिर उसके बाद एक्स वाई जेड, यू वी एक्स वाई जेड, ये सारी की सारी वेव्स क्या है आपकी। इस विजिबल में कौन आता है हमारा, विग्यो, और कैसे आता है, ये इस तरह से आता है, वी आई बी जी वाई ओ। इसका मतलब जब हम इस तरफ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है और लैम्बडा घटता है। ये सारी वेव्स कौन सी है हमारे पास, नॉन मैकेनिकल वेव्स है, जिनके लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। मैकेनिकल वेव्स में कौन कौन सी वेव्स आ जाएंगी जिनके लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, मीडियम रिक्वायर्ड, मीडियम रिक्वायर्ड। मीडियम रिक्वायर्ड होता है क्यों, क्योंकि इनर्शिया of medium and elasticity requires for propagation of energy, propagation of mechanical energy। कौन कौन सी आ जाती है इसके अंदर एग्जांपल, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी। यहाँ कौन सी आ जाएगी, साउंड वेव हो जाएंगी, स्ट्रिंग वेव्स, रिपल वेव्स, एटसेट्रा। डन। ओके अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम वेव की बात कर रहे हैं। तो वेव के अंदर हम बात करेंगे तो वेव के स्पीड की भी बात करेंगे। तो वेव का स्पीड क्या होता है, वेव स्पीड। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो यहां पर जैसे ये वेव चल रही है आपकी स्पीड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही, किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। कौन सी, किसके लिए बात कर रहे हैं हम, तो हम बात कर रहे हैं सीधी सीधी वेव स्पीड के लिए। तो वेव स्पीड क्या होती है, जिस स्पीड से वेव चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेव स्पीड। तो लिख लो, अ स्पीड बाय विच वेव or the energy propagates, wave or the energy propagate in a medium, wave or the energy propagates in the medium, along a particular direction, ठीक है। तो अगर हम वेव की बात करें तो वेव सिंपल क्या है, एनर्जी प्रोपगेशन। जैसे हमने स्ट्रिंग की बात की, हमने बोला वेव इन स्ट्रिंग, वेव इन स्ट्रिंग क्या है, नॉन मैकेनिकल, सॉरी मैकेनिकल वेव्स है। तो स्ट्रिंग के अंदर हमने स्ट्रिंग को एक पॉइंट से बांध दिया, दूसरे पॉइंट से अपने हाथ में लेके क्या किया, डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। तो वो डिस्टर्बेंस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सोचो, मैंने इस तरह से एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, ऐसे यहां से एक डिस्टर्बेंस इस तरह से क्रिएट किया, तो वो गया यहां से क्रिएट किया, तो वो क्या कर रहा है, इस तरह से कर रहा है। t इक्वल टू 0 पे यहाँ होगा, कुछ टाइम 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 पे यहाँ पे होगा। समझ में आ रही। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हो क्या क्या, एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रही है। क्या पार्टिकल मूव कर रहे हैं, क्या पार्टिकल मूव कर रहे हैं। यहाँ से अगर रॉप की बात कर रहा हूं तो रॉप में एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रही है। क्या पार्टिकल मूव कर रहे हैं,
मूव कर रहे हैं पार्टिकल भी, लेकिन कैसे? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. दे आर नॉट मूविंग या दे आर नॉट लिविंग देयर प्लेस, दे आर मूविंग टू एंड फ्रो. समझ में? अब ये पार्टिकल कहां ऊपर उठेगा, फिर वापस कहां जाएगा? नीचे. और अगर कंटिन्यूसली पल्स दे रहा हूं मैं, मेरी बात सुनो, मैंने यहां पे एक सिंपल ये पल्स जनरेट की ऐसे, और अगर मैं ऐसे बोलता तो पल्स कौन सी जनरेट होती है आपकी? अगर मैं रस्सी को पकड़ के ऐसे ही चलाऊं अप एंड डाउन, मतलब जैसा मेरा हाथ मूव करेगा वैसे सारे पार्टिकल मूव करेंगे. सोचो अगर मैंने ऐसे किया तो सारे के सारे पार्टिकल किस तरह से मूव करेंगे? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन इन ऑल द स्ट्रिंग्स. और अगर मैंने ऐसे किया, देखना पहले मेरा हाथ ऊपर गया फिर क्या गया? नीचे. तो स्ट्रिंग पहले कहां जाएगी? ऊपर, फिर कहां जाएगी? नीचे. यही पार्ट नीचे जाएगा. मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं यहां से मैंने स्ट्रिंग पे इस तरह से एक अप इंपल्स दिया, तो ये इंपल्स और कंटिन्यूस दे रहा हूं ऐसा अप एंड डाउन, तो ये ऊपर जाएगा देन फिर नीचे. तो ये पार्ट ये ट्रांसपोर्ट होने के लिए आगे वाला जो आएगा, सोचो इस पर से मैंने उठाया ऊपर, तो ये ऊपर उठा और एनर्जी आगे मूव कर गई. फिर नीचे गया तो ये पॉइंट नीचे गया, फिर एनर्जी क्या हो गई? आगे ट्रांसफर कर गई. इसका मतलब जैसा मेरा हाथ मूव कर रहा है, जैसा मेरा हाथ मूव कर रहा है वैसे ही क्या कर रहा है? स्ट्रिंग का हर एक पॉइंट मूव कर रहा है. अगर ढंग से सोचे तो जैसा मेरा हाथ मूव कर रहा है, अगर मैं इस एंड की बात करता हूं तो इस एंड को किस तरह से देखा मैंने इस तरह से इंपल्स दिया, तो पहले ऊपर गया फिर वो, तो पार्टिकल सोचो उस पॉइंट का पार्टिकल कैसे गया? पहले ऊपर फिर नीचे, पहले ऊपर फिर नीचे, और ऐसे सारे पार्टिकल अप एंड डाउन करते हुए वो एनर्जी आगे प्रोसीड कर रही है. समझ में आ रही? इसका मतलब पार्टिकल अपने पोजीशन को नहीं छोड़ रहे, लेकिन एक चीज है, यानी कि वो चीज क्या? एनर्जी, जो आगे की ओर मूव कर रही है. हम उस स्पीड की बात कर रहे हैं. समझ में आ रही है? तो हमने क्या लिखा? वेव स्पीड क्या है? इट्स द स्पीड ऑफ द वेव और द एनर्जी विच प्रोपोगेट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. अब मेरी बात सुनना, यहां पे सोर्स कौन है? मेरा हाथ. सोर्स कौन है? तो जैसा मेरा सोर्स बोलेगा वैसे ही हर एक पॉइंट पार्टिकल मूव करेगा. मैंने इसको किस तरह से मूव किया? ऐसे. मैंने इसको ऐसे मूव किया तो एक ही पल्स बनी ऊपर वाली, और ये ऊपर वाली पल्स मूव करेगी तो नीचे वाली पल्स जनरेट नहीं होगी. लेकिन अगर मैं अपने हाथ को अप एंड डाउन कर रहा हूं तो उस कंडीशन में एक परफेक्ट क्या होगी? वेव फॉर्म जनरेट होगी अप एंड डाउन के लिए. और उस वेव फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं तो कुछ वेव फॉर्म इस तरह से होगी, यहां से स्टार्ट किया और ये यहां पहुंच गई, फिर वापस एक पल्स जनरेट हुई यहां से, ये एक पल्स जनरेट होगी. तो ये टाइम कितना लगा इसको यहां से यहां तक पहुंचने का? वही टाइम जो मेरा, सोचो हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है? हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है बेसिकली, अगर तुम ढंग से देखोगे तो. और इसका टाइम पीरियड कितना हो गया? वही टाइम पीरियड जो मेरे सोर्स का है, मेरे हाथ का है. तो अगर मैं बात करता हूं यहां से यहां तक का टाइम पीरियड कितना है? टी. तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? लैम्बडा. किसने ट्रेवल कराया है? एनर्जी को यहां से लेकर यहां तक. जब मेरा हाथ अप हुआ तो सारे पार्टिकल कैसे हुए? अप. और जैसे ही डाउन किया तो पार्टिकल कैसे हुए? डाउन. तो इसका मतलब जो यहां से यहां तक एनर्जी प्रोपोगेट हुई इस कितने टाइम में? टी टाइम में. कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद? लैम्बडा. तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टी. तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर? n इंटू लैम्बडा. दैट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव. व्हाट इज द n? frequency. And what is the lambda? It's a wavelength. Write down fast. डन. अब मेरी बात सुनो, हम अगर इस तरह से सिचुएशन तो वेव इस तरह से जनरेट की जा सकती है कि मैंने क्या किया, मेरे पास स्प्रिंग थी ऐसे, इस स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस किया और छोड़ दिया. तो अब पार्टिकल किस तरह से वाइब्रेट करेंगे? तुम ढंग से देखो तो एनर्जी तो प्रोपोगेट होगी, एनर्जी तो प्रोपोगेट होगी. मैंने इसको छोड़ा तो ब्लॉक मूव करेगा आगे की ओर, ब्लॉक मूव करेगा. इसका मतलब कोई ना कोई एनर्जी है जो कहाँ मूव कर रही है? आगे की ओर मूव कर रही है. पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं? टू एंड फ्रो. तो हर एक पार्टिकल क्या करेगा? यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन करेगा. तो दो तरह की वेव्स होगी अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स. कौन कौन सी? ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल. तो लिख लो classification of wave on the basis of medium particle. Classification of wave on the basis of medium particle.
on the basis of medium's particle. तो लिख लो, फर्स्ट ट्रांसवर्स एंड सेकंड लॉन्गिट्यूडनल. ट्रांसवर्स वेव and second is your longitudinal wave. क्या होता है ट्रांसवर्स वेव के अंदर? जो पार्टिकल्स हैं दे वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू दी प्रोपोगेशन ऑफ लाइट और वेव. और यहां पर क्या होता है, यहां पे क्या होता है, अगर वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो पार्टिकल किस तरह से वाइब्रेट करेंगे? यहां पे पार्टिकल किस तरह से वाइब्रेट करेगा? अप एंड डाउन. ठीक, लिख लो. When the particle, medium's particle vibrates, when the medium's particle vibrates perpendicular to the propagation of wave or energy, then this type of wave is called transverse wave. This type of wave is called transverse wave. This type of wave is called transverse wave. एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा? वेव इन अ स्ट्रिंग एंड ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. All types of electromagnetic wave. Electromagnetic wave, why we are calling the transverse wave? क्योंकि उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होता है. मतलब इस तरह से मान सकते हैं हम कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट जो वर्टिकली वाइब्रेट कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट जो कि इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं. बट बोथ आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन ऑफ वेव. ये अगर हम इसको दिखाएंगे तो इस तरह से दिखा देते हैं इसको. ऐसे ये आपका इस तरह से XYZ प्लेन मान लेते हैं हम. ये आपका X प्लेन हो गया, ये आपका Y मान लो, X एक्सिस Y एक्सिस और ये Z एक्सिस मान लो. तो एक प्लेन तो देखो कौन सा होगा, XZ प्लेन. और एक कौन सा हो गया आपका XY प्लेन. ठीक है. ये जो वाइट वाले वाइब्रेशंस हैं इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस, और ये जो वाइब्रेशन है येलो वाले इसको बोलते हैं मैग्नेटिक. और जो लाइट वेव प्रोपोगेशन है वो कहाँ है? एक्स एक्सिस. इसका मतलब किस तरह से होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन इस तरह से होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से वाइब्रेट करते हैं, इस तरह से, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से करते हैं. बट तुम देखो दोनों वाइब्रेशन कैसे हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू व्हाट? प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. So we can say this nature is a transverse nature. This nature is the transverse nature. And wave में तो हम जानते हैं ये wave string है, तो wave in a string, wave on a string, कुछ भी लिख सकते हो आप. Wave on a string. तो wave on a string कैसी आ रही है? इसके अंदर भी पार्टिकल, आप सोचो वेव अगर इस तरह से इम्पल्स जनरेट कर रहा हूँ तो पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं? अप एंड डाउन. So this is what transverse nature. This is what transverse nature. Now we are going to discuss longitudinal wave. Longitudinal wave में क्या होता है? Longitudinal wave में पार्टिकल जो होते हैं, they will do particle does the vibration along the propagation of wave
along the propagation of wave and do the to and fro motion about their mean position, about their mean position. About their mean position. तो यहां पर जो पार्टिकल्स होते हैं ये किसके अंदर मूव करते हैं? क्रस्ट एंड ट्रफ में मूव करते हैं। और जबकि हमारे यहां पर जो प्रोपगेशन होता है किस में मूव करते हैं? जब पार्टिकल बहुत पास आ जाते हैं यानी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं कंप्रेशन, और जब डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं रेयरफैक्शन। तो आगे लिखेंगे इसके अंदर, पहले लिख लो इसको पूरा। आगे लिखो इसमें, इसमें लिखेंगे in the transverse nature wave proceeds in the form of crest and trough, while यहां लिखेंगे, ये बाद में पढ़ लेंगे हम रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन क्या होते हैं, अभी लिख लो बाकी। while in the longitudinal wave energy proceeds in the form of rarefaction ब्रैकेट में लिखेंगे high density of medium particles, low density of medium particle, rarefaction, low density of medium particle, and in compression बैक में लिखेंगे high density of medium particle, ठीक है ना। जब मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो वो एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं और एक कंडीशन आती है एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं। तो ये वाली सिचुएशन को हम बोल रहे हैं जब दूर चले जा रहे हैं तो उनको क्या बोल रहे हैं? रेयरफैक्शन। जब पास आ रहे हैं तो उसको बोल रहे हैं कंप्रेशन। सिंपल। तो अब बेसिकली हम सबसे पहले 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसके लिए? ट्रांसवर्स वेव के लिए। हम ट्रांसवर्स वेव को डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसको? वेव ऑन अ स्ट्रिंग। सो लिख लो वेव ऑन अ स्ट्रिंग। वेव ऑन अ स्ट्रिंग मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी। अगर मैं यहां से बात करता हूं, ये सोर्स है। कौन है? सोर्स। वेव हमारे इनफाइनाइट नेचर की हो सकती है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में वो कौन सी वेव है? एसएचएम वेव है। कौन सी वेव है हमारे पास? तो हम यहां पे जो बात करने जा रहे हैं किसकी बात करने जा रहे हैं? एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक ट्रांसवर्स वेव। अब तुम सोचो जो वेव होता है उसका नेचर किस पे डिपेंड करता है? वेव का नेचर किस पे डिपेंड करता है? वेव का नेचर डिपेंड करता है सोर्स पर, मेरे पर। अगर मैं अपनी स्ट्रिंग ले रहा हूं तो स्ट्रिंग को मैं किस तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूं? मैं ऐसे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूं तो कंटिन्यूसली एक लूप बन रहा है और वो लूप आगे जा रहा है। सोचो स्ट्रिंग है अगर मेरे हाथ में और मैंने इस तरह से एक इंपल्स जनरेट किया तो वही इंपल्स कंटिन्यूसली मूव करेगा आगे। अगर मैंने इस तरह से एक इंपल्स जनरेट किया तो ये इंपल्स आगे बढ़ेगा, ये नीचे आता जाएगा। अगर मैंने ऐसे इंपल्स जनरेट किया तो ये पार्टिकल कहां आएंगे? नीचे, और ये पार्टिकल फिर कहां चढ़ेंगे? ऊपर। समझ आ रही बात नहीं आ रही? ऐसे ही कंटिन्यूसली इंपल्स आगे मूव करता चला जाएगा। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इंपल्स का शेप मेरे डिस्टर्बेंस पे। जैसा मेरा हाथ कर रहा है वैसे कौन कर रहा है? पार्टिकल कर रहा है। इसका मतलब जो पूरा का पूरा गेम है किस पे डिपेंड करता है? सोर्स पे डिपेंड करता है। तो अगर सोर्स एसएचएम कर रहा है, क्या कर रहा है?
सोर्स अगर SHM कर रहा है तो सारे के सारे पार्टिकल भी क्या करेंगे, SHM, यानी कि मेरा इंपल्स भी किस फॉर्म में आएगा, SHM की फॉर्म में आएगा, यानी कि वेव भी किस फॉर्म में आएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की फॉर्म में आएगी। तो लिखो राइट डाउन द शेप एंड नेचर ऑफ वेव, shape and the nature of wave depends on the source, shape and the nature of wave depends on the source, the impulse given by the source transmits throughout the string and each particle perform the same motion as that the source. Each particle performs the same motion as that the source. So we can say there are infinite types of wave can be formed. So we can say there may be infinite wave which can be formed, but in our syllabus 99% question is asked on simple harmonic wave. ऐसी बात नहीं और से नहीं आए, और से पूछे ट्रायंगुलर शेप वेव से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, 99% की क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं जो किस पे पूछे जा चुके हैं, सिंपल हार्मोनिक वेव पर. सो 99% क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन व्हाट, योर सिंपल हार्मोनिक. तो हम सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक वेव की बात कर रहे हैं. अब सिंपल हार्मोनिक वेव जो है हमारे पास वो किसकी वजह से आएगी कि जो मेरा हाथ है वो भी क्या परफॉर्म करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो देखो कैसे कर रहा है, टू एंड फ्रो. अगर टू एंड फ्रो कर रहा है तो जो वेव बन रही है उसका टाइम पीरियड भी किसका है, जो मेरे हाथ का है, और फ्रीक्वेंसी भी किसकी, जो मेरे हाथ की है. समझ में आ रही कुछ बात? तो राइट डाउन. सो इन दी सिंपल हार्मोनिक मोशन, so in the simple harmonic wave the source must be perform a simple harmonic motion. So in the simple harmonic wave the source should be performed a simple harmonic motion, then a transverse wave, then simple harmonic transverse wave will be formed in the string, whose frequency and time period will be similar to the time period and frequency of source, as well the amplitude. ठीक है. अब मेरी बात सुनना, मैंने ये सिंपल हार्मोनिक वेव जनरेट कर दी. क्या कर दी? सिंपल हार्मोनिक वेव जनरेट कर दी, जिसमें हर एक पॉइंट पार्टिकल, ये पार्टिकल क्या कर रहा है, ऐसी बात नहीं है केवल ऊपर जाएगा, ये नीचे भी आएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली वेव फॉर्म होगी मेरी. जब मैंने ऐसे किया तो वो वेव कौन सी थी, अप एंड, और जब मैंने डाउन किया देख
आप खुद सोचो और रस्सी को मूव कर आगे सोचो। अगर मैं ऐसे करता हूं तो पल्स कैसी जनरेट होती है? क्या स्ट्रिंग केवल अप ही अप जाती है? नहीं, स्ट्रिंग कैसे आती है? अप एंड डाउन। अगर मैंने ऐसे किया तो स्ट्रिंग कैसे जाएगी? सोचो, स्ट्रिंग ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी। इसका मतलब मेरे पास एक इस तरह से वेव फॉर्म कंटिन्यूसली जनरेट होगी, इस तरह से एक वेव फॉर्म कंटिन्यूसली जनरेट होगी। इसका मतलब जो मेरा पार्टिकल है वो क्या करेगा? टू एंड फ्रो मोशन करेगा। किसके रेस्पेक्ट में? अबाउट द मीन पोजीशन। मैं मान लेता हूं इस तरह से मेरी स्ट्रिंग है, इस तरह से मेरी एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। तो इसका ये वाला जो पार्टिकल है वो पार्टिकल अप भी जाएगा और डाउन भी जाएगा। वो अबाउट द मीन पोजीशन क्या करेगा? लेकिन अपने पार्टिकल अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेगा। ऐसा नहीं पार्टिकल भागेगा आगे। अब आगे कौन भागेगा? एनर्जी, वेव। आगे कौन भागेगा? एनर्जी, वेव भागेगा। पार्टिकल अपनी ही पोजीशन पे क्या करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं वेव के लिए, तो मैं किसी भी पॉइंट पर अगर मैं मान लेता हूं मैंने वेव ये सोर्स दिया, तो सोर्स कौन सा है? सिंपल हार्मोनिक। क्या तुम्हें सिंपल हार्मोनिक मोशन लिखना आता है? y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। तो मैंने बोल दिया ये सोर्स का इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू किसके? a sin ओमेगा t प्लस 5। अब मैं इस पॉइंट P, जो भी P पॉइंट है, इसका y कैलकुलेट करना चाहता हूं। क्या कैलकुलेट करना चाहता हूं? मतलब कि मैं एक रैंडम इक्वेशन लिखना चाहता हूं, एक इंस्टेंटेनियस इक्वेशन लिखना चाहता हूं। किसकी? वेव की। मैं किसकी इक्वेशन लिखना चाहता हूं? वेव की इक्वेशन चाहता हूं, जिसमें यह भी पता चले कि पार्टिकल एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है, सॉरी वेव एक्स डायरेक्शन मूव कर रही है और पार्टिकल वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब अगर मैं देखूं इस पॉइंट को, तो ये हो गया एक्स और ये हो गया आपका वाई। तो मुझे एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए और मुझे वाई कोऑर्डिनेट। मान लो उसने मुझे एक्स कोऑर्डिनेट दे दिया, अब मुझे क्या चाहिए? वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। अब तुमको एक चीज तो मालूम है क्या? कि जो ये पार्टिकल कर रहा है वही मेरा हाथ कर रहा है। जो ये पार्टिकल कर रहा है वही मेरा हाथ कर रहा है। तो अगर मैं ये देखूं मेरा पार्टिकल टी टाइम पे मेरा हाथ का पोजीशन क्या है? आई मीन टू सोर्स का पोजीशन क्या है? सोर्स का पोजीशन क्या? मैं सोर्स का इक्वेशन जानता हूं। मैं क्या जानता हूं? सोर्स का इक्वेशन जानता हूं। तो ओमेगा एम्पलीट्यूड तो सब बराबर है। ओमेगा एम्पलीट्यूड तो क्या है? सब बराबर। मुझे टाइम को कैलकुलेट करना है बस। तो सोचो टाइम कितना होगा? मेरी बात समझना, ये मेरा पार्टिकल है। मैंने वेव जनरेट किया। जब मैंने वेव जनरेट किया तो वेव को वहां से वहां तक मुझे क्या कैलकुलेट करना है? टी टाइम में कैलकुलेट करना है। कितने टाइम में कैलकुलेट करना है? वाई पोजीशन टी टाइम में। तो क्या टी टाइम में वो वाइब्रेट किया? नहीं, वो टी टाइम में वाइब्रेट नहीं किया। वाइब्रेट कितने टाइम में किया वो मुझे कैलकुलेट करना है। क्योंकि मैं जब y इज इक्वल टू लिखूंगा a sin ओमेगा t प्लस 5, इसमें t क्या होगा? t क्या होगा? इट्स अ टाइम अबाउट विच इट इज ऑसिलेटिंग। तो सोचो ये जो पॉइंट है, क्या वो पॉइंट t इक्वल टू 0 पे वाइब्रेट करने लगा? नहीं। कितने टाइम पे वाइब्रेट करने लगा? वो x बाई वी। तो यहां से यहां तक जाने लगा। वेव को कितना टाइम लगा यहां से यहां तक जाने में? भाई आपका ये डिस्टेंस x है, तो वेव किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो बताओ यहां से यहां तक टाइम कितना लगा वेव एनर्जी को पहुंचने में? x बाई वी। अब टाइम कितना बचा? मुझे टी टाइम में पूछना था। तो मैं ये बोलूं कि अब x बाई वी के बाद तो वो क्या करना स्टार्ट किया है? ऑसिलेट करना स्टार्ट किया ना। भाई मेरे से पूछा जाए कि पार्टिकल का पोजीशन बताओ कहां है? सिंपल सा सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। उससे बोलो पार्टिकल का मोशन कितने पे? टी इक्वल टू टी। तो आप बोलते सर y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5 ऐसे बोलते हैं, टी पुट कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता है t इक्वल टू 0 पे कहां पे था? वो मीन पोजीशन पर। तो यहां पर वो कब मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ? x बाई वी पे स्टार्ट हुआ। कहां पे स्टार्ट हुआ? अब टोटल टी टाइम पे पूछ रहा है वो, तो बचा कितना उसका वाइब्रेशन का टाइम? t माइनस एक्स बाई वी। नहीं है बस। हमें इक्वेशन लिखना इंपॉर्टेंट है, हमें रटना नहीं है। इक्वेशन अगर हमको लिखना आता है तो हम वेव कर सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा ये पार्टिकल कहां पर है? मीन पोजीशन पे। अगर कोई वाइब्रेशन नहीं है तो कोई वाइब्रेशन। अब मैंने इंपल्स जनरेट किया, तो ये इंपल्स कितने टाइम में पूछा? यहां एक्स डिस्टेंस पर। टी टाइम में नहीं, एक्स बाई वी टाइम में। और उसके बाद उसने क्या परफॉर्म किया? अप एंड डाउन। मुझसे बोला गया टी टाइम बाद बताओ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है? टी टाइम पे बताओ पार्टिकल। मैं बोलूंगा सर टी टाइम पे वही डिस्प्लेसमेंट होगा जो मेरे हाथ का डिस्प्लेसमेंट होगा। टी टाइम पे वही डिस्प्लेसमेंट होगा जो मेरे हाथ का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो क्यों ना वो टाइम कैलकुलेट कर लूं मैं? क्यों ना वो टाइम कैलकुलेट कर लूं जब पार्टिकल मीन पोजीशन से, क्योंकि मेरा हाथ भी तो मीन पोजीशन से उठा है।
तो मेरा मैं क्या कैलकुलेट कर लूं कि सब वो टाइम कैलकुलेट कर लो जब वो वाई उठा, क्या उठा, वाई उठा, और मीन पोजीशन से कितना टाइम लिया उठने में उसने, तो वो टाइम कितना होगा सोचो। क्योंकि मुझे पता है ये वाला टाइम तो कितना होगा पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड के बराबर, आई मीन ये डिस्टेंस कितना होगा पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड के बराबर। मुझे ये नहीं कैलकुलेट करना, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, किसी टाइम टी पे पार्टिकल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो उसके लिए मैं क्या कैलकुलेट करूं, टाइम कैलकुलेट कर लूं। और वो टाइम कैसे कैलकुलेट करूंगा, मुझे ये मालूम है सर, अगर मुझे कोई बता दे कि पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ है, मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है पार्टिकल, और टी टाइम में वो कहां होगा, तो मैं बहुत आराम से बता सकता हूं y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई इक्वल टू 0 इनिशियली। तो मुझे ये पता चल जाए सर कि वो पार्टिकल जब उठा उसके बाद कितने टाइम, मीन पोजीशन से कितने टाइम में उसने उसको ऑसिलेट किया। तो मुझे पता है सर टी टाइम के बाद पूछ रहा है, लेकिन टी टाइम कहां से दिया है, ऑरिजिन से दिया। टी टाइम कहां से दिया आपको, ऑरिजिन से दिया है। टी टाइम बाद बताओ, तो टी टाइम बाद बताऊंगा तो मैं क्या बताऊंगा, मैं बताऊंगा सर ये बताओ पहले मीन पोजीशन कहां पर है, पार्टिकल एक्स पॉइंट पर है, तो एक्स वाला जो पोजीशन है वो उसका मीन पोजीशन होगा, और उसके रेस्पेक्ट में क्या कर रहा होगा, वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होगा। तो मैं ये कैलकुलेट कर लूं कि वो वाला टाइम कितना है वाई डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो बचा कितना टोटल टाइम में से, एक्स बाई वी, तो वेव को यहां तक पहुंचने लगा, उसके बाद उसने उसका ऑसिलेशन स्टार्ट कराया। तो इसका मतलब मैं बोलूंगा जो टाइम रिक्वायर्ड है वो है टी माइनस एक्स बाय वी, और एग्जैक्टली ये टी माइनस एक्स बाई वी पे वही कर रहा है जो मेरा सोर्स कर रहा है। तो सोर्स क्या कर रहा है, y इक्वल टू ए ओमेगा टी प्लस 5। तो सोर्स किस पोजीशन पर है मैं निकाल लूंगा, a साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी प्लस 5। तो इक्वेशन आ गया y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाय वी प्लस 5। जल्दी लिखो इसको। So that is the called equation of wave. That is the equation of transverse wave. So equation of transverse wave को मैं किस तरह लिख रहा हूँ, y is equal to, मान लो एम्पलीट्यूड कैपिटल लिख लेता हूँ, साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाई वी प्लस 5। अब ढंग से देखना, ये किसका इक्वेशन है, वेव का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है, अगर मैं x को फिक्स कर दूं, x को क्या कर दूं फिक्स, तो ये किसका इक्वेशन हो गया, पार्टिकल का, जो ऐसे चम कर रहा है। अब सोचो अगर मैं x को फिक्स करता हूं, लेट एट x इज इक्वल टू x नॉट, एट x इज इक्वल टू व्हाट, x नॉट, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, a साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स नॉट बाय v प्लस 5। अब ढंग से देखो ये चीज तो कांस्टेंट हो गई, x पर्टिकुलर x बराबर x नॉट पे चला गया ना मैं, तो ये चीज तो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो ये जो अब ये आया y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस 5 डैश। अब देखो ये किसका इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक। इसका मतलब ऑल द पार्टिकल्स आर परफॉर्म व्हाट, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये एक इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन, ये वाला जो इनफाइनाइट एसएचएम को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये वाला इक्वेशन किसको, क्योंकि आपने जब स्ट्रिंग जनरेट किया तो पल्स तो कंटिन्यूसली जनरेट हो रहा ना, अगर पल्स कंटिन्यूसली जनरेट होता है इसका मतलब हमारे पास इनफाइनाइट पार्टिकल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक परफॉर्म कर रहे हैं, और उनको मैं एक ही इक्वेशन में लिख रहा हूं। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात की तो मैं कर सकता हूं। ये किसका है, ये एक एसएचएम का इक्वेशन है। ये किसका इक्वेशन है, ये किसका इक्वेशन है, वेव का इक्वेशन है, या फिर इनफाइनाइट ऑसिलेटरी पार्टिकल्स का इक्वेशन है। मैं हर एक पार्टिकल को बता सकता हूं कि उसका एम्पलीट्यूड कितना है किसी पोजीशन एक्स पर। तो ये चीज क्या है, फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ओमेगा एक्स नॉट बाय वी प्लस 5। सो ये इक्वेशन हमने लिखी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ particle at particular position, at particular position, at particular position। और अगर मैं ये लिख रहा हूं y इज इक्वल टू a साइन
ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाय वी प्लस फाइव, तो इसको मैं फेज नहीं बोलूंगा क्योंकि ये एक पर्टिकुलर का सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन नहीं, ये किसका इक्वेशन है? इट इज द इक्वेशन ऑफ वेव and wave containing the number of particles which are performing the simple harmonic motion. So it is the equation of wave or equation of simple harmonic motion, equation of simple harmonic motion of infinite particles, put the x 1 to infinite, you will get the position of all the infinite particles. ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनना, मैं इसके डिफरेंट फॉर्म और भी बना सकता हूं यहां से। तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा, और v को क्या लिख सकते हो आप? एन लैम्बडा प्लस 5। और देखो इसको लिख सकता हूं मैं ओमेगा को, क्योंकि ये ओमेगा किसका है? सोर्स का ही है, लेकिन सोर्स का और पार्टिकल का सबका ओमेगा तो बराबर है, तो इसका मतलब 2 पाई एफ एन बराबर ही है। सो ये 2 पाई बाय लैम्बडा ही हो गया बेसिकली। समझ में आ रही है तुम लोगों की बात? मैं बोल रहा हूं एन और ओमेगा वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी है। समझ में आ रही बात? ये ओमेगा किसका है? सोर्स का। ये एन किसका है? पार्टिकल का या सोर्स का, किसी का बोल रहा हूं। फ्रीक्वेंसी सबकी बराबर है ना, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई एन, एन से एन कटेगा, तो वाई को क्या लिख सकता हूं मैं? इट इज ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाय लैम्बडा, सॉरी 2 पाई एन, एन से एन गया, इससे 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स प्लस 5। अच्छा, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए साइन, इसको लिख सकता हूं 2 पाई बाई टी कैपिटल टी माइनस 2 पाई बाय लैम्बडा एक्स प्लस 5। अब एक काम करो, 5 को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेट टेक इनिशियल फेज इज 0, 5 0। इफ आई एम टेकिंग 5 0, तो आई कैन राइट y इज इक्वल टू इसके ए साइन 2 पाई बाहर ले लो, इससे t बाई कैपिटल T माइनस x बाय लैम्बडा। एक इक्वेशन ये होता है आपका। या इसको एक काम करो, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई कैपिटल T बाहर निकाल लो, ये बना t माइनस ये बन गया आपका एन लैम्बडा टी बाई लैम्बडा इंटू एक्स। तो ये क्या बन गया? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा इंटू टी माइनस टी बाई लैम्बडा क्या है? या लैम्बडा बाई टी कर लो, लैम्बडा बाई टी, तो लैम्बडा बाई टी स्पीड है वेव का, सो इट इज एक्स बाई वी। वी इज द स्पीड ऑफ वेव, v is the speed of wave। और एक इक्वेशन और आती है, देखने में बताऊं, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई को जब मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये बना 2 पाई बाई कैपिटल टी। क्या बना? 2 पाई बाई कैपिटल टी, और 2 पाई बाई कैपिटल टी को क्या लिखूंगा? ओमेगा टी माइनस, फिर ये इधर बना 2 पाई बाय लैम्बडा, 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स, लेट इट इज 5 ऑल्सो। तो ये भी इक्वेशन होती है, इसको हम बोलते हैं ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। यहां पर जो के है वो के क्या है? ये थर्ड फॉर्म है इक्वेशन का आपका, ये फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म, दैट इज थर्ड फॉर्म, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा भी फॉर्म हमको दिया जाता है। यहां पर ये ओमेगा क्या है हम जानते हैं, के किस क्या बोलते हैं इसको? के को इट इज 2 पाई बाय, क्या बोलते हैं के को? प्रोपोगेशन कांस्टेंट या वेव नंबर, वेव कांस्टेंट, वेव नंबर ही बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दो। 2 पाई बाय लैम्बडा इट इज प्रोपोगेशन कांस्टेंट, और द वेव कांस्टेंट
अच्छा शॉर्टकट में हम यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेव को कैसे दिखाएंगे, देखो वेलोसिटी ऑफ वेव इट्स सिंपली द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टाइम टू द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ऐसे भी दिखा सकते हैं हम फटाफट देख के, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। अभी तक हम किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव की बात कर रहे हैं। अभी हमने पार्टिकल की वेलोसिटी को इन्वॉल्व नहीं किया है, ध्यान रहे। सिंपल सा क्वेश्चन बोलता है, देख ऐसे दे देगा सिंपल, क्या y इज इक्वल टू 20 साइन 10t माइनस 20x प्लस 30 डिग्री, ये क्वेश्चन दे दिया। अब ऐसे क्वेश्चन बना के देगा वो आपको, समझ में आ रही बात। ये जनता वाले क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस के अंदर हम आराम से कर सकते हैं इनको। क्या पूछेगा हमसे, बोलो एम्पलीट्यूड कितना होगा, वेव कितना होगा, क्या क्या पूछ सकता है, एम्पलीट्यूड बताइए, लैम्बडा बताइए, के बताइए, ओमेगा बताइए और स्पीड बताइए, सारी चीजें पूछ सकता है हमसे। तो ए कितना, इसमें कोई बात है ही नहीं 20, लैम्बडा कितना है बोलना 5/10, ठीक है ना। यहां से देखो ये के है, के इज इक्वल टू 2 पाई लैम्बडा, के ना कौन सा वाला फॉर्मेट है, ओमेगा टी माइनस के एक्स वाला फॉर्मेट है। तो के कितना है आपका 20, अगर के 20 है तो 20 इज इक्वल टू 2 पाई लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू कितना पाई/10, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन। और के कितना है, वही है पूरा 20। और अच्छा इनका यूनिट मालूम है आपको, यूनिट क्या होगा, के का यूनिट मीटर इनवर्स। ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है ना, इसका क्या है टाइम इनवर्स, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, सिंपल। ओमेगा कितना हो जाएगा आपका, इट इज 10 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन इंटू सेकेंड इनवर्स, ये क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स, ठीक है। लैम्बडा कितना है पाई/10, लैम्बडा मीटर, एम्पलीट्यूड मीटर। ये अंदर का पूरा यूनिटलेस डायमेंशनलेस होगा, तो ये 10 मीटर है, तो ये क्या होगा मीटर, मतलब आई मीन से ये जो है हमारा सेकंड इनवर्स होगा, ये 20 जो है हमारा मीटर इनवर्स होगा, क्योंकि एक्स किसमें है, ये सब मीटर और सेकंड में लेके चल रहे हैं हम। तो v कितना हो जाएगा सीधा 10/20, t का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट, दिस इज 10/20, दैट इज इक्वल टू कितना 0.5 मीटर पर सेकेंड। समझ आ रही कुछ बात, मतलब ये तो सिंपल फॉर्मेट है। हमको वेव का एक क्वेश्चन लिखना आना चाहिए, वेव किस डायरेक्शन मूव कर रही है बताओ, याद करो मैंने वेव को किस डायरेक्शन मूव करा, ये हमने एक क्वेश्चन लिखा कैसे, ये क्वेश्चन हमने लिखा कैसे, ऐसे लिखा ना। तो वेव किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो यहां पर अगर नेगेटिव आ रहा है तो किसको बोलेंगे हम, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किधर जा रहा है पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस में, ठीक है। चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास देखें।